हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो इसके पहले को चैप्टर पढ़ा गया था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आप हायर का दीजिए, चाहे टीजीटी दीजिए, चाहे पीजीटी दीजिए, वो सारे क्वेश्चन हमने एक जगह इकट्ठा किया है ताकि आपको सारे सेगमेंट के क्वेश्चन अलग अलग से मिल सके। तो हम लोगों ने जो चैप्टर वीडियो में पढ़ा है, जो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर हुआ है, उससे संभावित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको बनाने का प्रयास हमने किया है। अब एक एक क्वेश्चन पे हर चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे और जो लोग हमारी पुरानी वाली वीडियो देखे होंगे वो उनको इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन को लगाने में कोई भी समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो हम लोग बिल्कुल अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान था। तो पाषाण युग के जो निवासी हैं, तो इसमें देखिए पहली चीज तो यहां दिया है प्राचीन। इसको ध्यान से देखिएगा कि प्राचीन, क्योंकि जब पाषाण काल को हम भाग बांटते हैं तो 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग देखिए पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग मध्य पाषाण काल, तीसरा भाग नवपाषाण काल। ठीक है, तो देखिए यहां कह रहा है कि प्राचीन युग, अब इसकी बात हो रही है। तो अब जरा ये देखिए कि कृषि कार्य का सबसे पहला साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ में मिला, बलूचिस्तान पाकिस्तान की। ठीक है, तो मेहरगढ़ की जो बात हो रही है वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण और उसका व्यापक उत्खनन होता है कब? नवपाषाण काल में। यानी जो कृषि कार्य है वो तो हो रहा है कब? नवपाषाण काल में। ठीक है, तो जब कृषि हो रहा है तो इसका मतलब कि पशुपालन के भी अस्थायी साक्ष्य वहीं मिलेंगे। ठीक है, शिकार निवासियों ने लिखित विषय किस विषय का ज्ञान था? पहला क्वेश्चन यही कहता है। अब देखिए कि चित्रांकन भी तो एक कला है। तो आपको लगता है कि अभी जो हमने आपको बताया था चैप्टर में कि सबसे पहला रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, हिडलबर्ग, होमो हैबिलिस, निएंडरथैल, होमो इरेक्टस, उसके बाद क्रो-मैग्नन, उसके बाद होमो सोपियंस। यानी क्रो-मैग्नन के पास दिमाग हुआ, तो दिमाग के बाद कला का प्रयोग कब होगा? तब वहीं की स्थिति है कि इसका मतलब चित्रांकन भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये भी तो एक आर्ट है। अभी मनुष्य को पूरा पाषाण काल में इनिशियल स्टेज में है, अभी उसके अंदर विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, न कि विकास हुआ। तो कृषि कार्य तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आपको फंसते हैं तो आप हमेशा, जब नहीं आता है आंसर, आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो आप हमेशा इलिमिनेट करने का प्रयास करिए। एलिमिनेट करने का प्रयास होगा तो उसमें से अगर 2, अब यहां पर देखिए कि कृषि और पशुपालन की जो स्थिति है ये क्या है? ये जो विकसित मानव होगा, यानी जो विकास की प्रक्रिया की तरफ चल रही है। यहाँ तो पहले दे दिया है कि नंबर 1 स्टेज यानी प्राचीन पाषाण काल, तो यहाँ एक है ऑप्शन बता आपका सी। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा शिकार। दूसरा क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? फिर प्राचीन की बात कर रहा है, बस शब्द के मतलब वही है लेकिन शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर कर दिया जाता है। पूरा पाषाण कालीन मानव का व्यवसाय क्या था? व्यवसाय की बात आ रही है। ठीक है, तो यहां पर ये फंसा दिया है। देखिए, व्यवसाय दे दिया है तो आप सोचेंगे कि व्यापार होगा, लेकिन प्राचीन काल की बात हो रही है। न अभी इनको पशुपालन का मतलब पता है, न इनको कृषि का मतलब पता है। ठीक है, उसके बाद न तो व्यापार तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। व्यापार तो क्या है? कृषि, पशुपालन, ये सारी चीजों के बाद की स्थिति आती है। तो अब यहां पर देखिए कि व्यवसाय दे के फंसा दिया है क्वेश्चन में कि पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो अब व्यवसाय की बात नहीं आएगी। व्यवसाय उनके लिए वही था कि वो शिकार करके ही क्या है, अपना जीवन यापन करते थे। तो कृषि नहीं है यहाँ पर, सीधे सीधे क्या होगा? आखेट का मतलब शिकार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था।
प्रागैतिहासिक, यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। तो जो प्राग ऐतिहासिक है, ऐसा काल जिसमें केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आद्य इतिहास काल, ऐसा काल जिसमें हम पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित जानकारी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी वो हमारे समझ में नहीं आया है। ऐसे काल को हम क्या कहेंगे? ऐसे काल को हम कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में आज जो इतिहास आप पढ़ते हैं मेडिवल से लेके मॉडर्न तक और वैदिक कल्चर से, यानी जहाँ पर साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों की प्राप्ति होने लगती है, ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब यहाँ पर प्राक की बात हो रही है, तो अब आप देखिए कि जो जंगल में मानव रहता था वो कहाँ रहेगा? पेड़ों पे रहता था, गुफाओं में रहता था, ठीक है। पेड़ों पे 2 डालियों के बीच में जगह होती थी, तो उस पे वो क्या है, कुछ लकड़ी उकड़ी रख के, हो सकता है कि उस पे मचान की स्थिति रख ले। तो प्रागैतिहासिक काल में मचान पे भी रहता होगा, ठीक है। कंदरा का मतलब क्या है? पहाड़ों की गुफाओं में, जैसे आप देखते हैं कि भीमबेटका की गुफाओं में तमाम शैलाश्रय मिले हैं। झोपड़ी की भी स्थिति हो सकती थी कि मतलब छोटा बहुत पेड़ के नीचे कुछ पत्ते उत्ते लगा के। तो इसका मतलब कि इसका आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए रायसेन जिला अब्दुल्लागंज। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? जो लोग मेरे पाषाण काल वाले वीडियो को देखे होंगे उन सब से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन उनको बताने की या समझने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको हमने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में 2 जगह पाई गई, एक बुर्जहोम, दूसरा गुफराल। गुफराल यानी ये 2 जगह पाई गई जम्मू कश्मीर में। ये क्या हैं? पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। अब यहाँ देखिए कि बुर्जहोम में क्या स्थिति आई? बुर्जहोम में इनके यहाँ ये प्रचलन में था कि कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ा सा क्या है, पारलौकिक जीवन की व्यवस्था का विकास हो चुका था। तो यहाँ पर सबसे पहला पालतू पशु कौन बनाया गया? सबसे पहला पालतू पशु बनाया गया कुत्ता, ठीक है। तो जो बुर्जहोम स्थान है वहां पर स्थिति क्या आती है कि बुर्जहोम में मालिक के साथ उसके सबसे प्रिय पालतू पशु को दफनाया गया। अब पालतू पशु सबसे पहले कौन था? कुत्ता। तो बुर्जहोम में जो है वो कुत्ते के साथ मानो दोनों के कंकाल एक साथ मिलते हैं, जिससे ये माना जाता है कि कुत्ते और मालिक दोनों को दफनाने की परंपरा केवल बुर्जहोम में होगी। ध्यान रखिएगा और कोई ऑप्शन गलती से ना करिएगा, ये इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा कि केवल बुर्जहोम के अलावा पूरे भारत में ऐसा साक्ष्य और कहीं मिलेगा ही नहीं। गुफराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा, यानी कि ये लोग इसका प्रयोग रहने के लिए करते थे। तो क्या होगा आंसर? बुर्जहोम, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? देखिए 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस समय गवर्नर जो था वो लॉर्ड कैनिन था, लॉर्ड कैनिन। और अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के रिक्वेस्ट पर एक नए पुरातत्व विभाग की स्थापना होगी 1861 में। तो इसके लिए पुरातत्व विभाग के लिए प्रयास सर्वप्रथम कौन किया? अलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान रखिएगा। और 1904, ठीक है, 1904 में और 1906 में 2 चीजें हुई। इस समय लॉर्ड कर्जन था और जितनी पुरातात्विक महत्व की बिल्डिंगें थीं उसको देखने का
मतलब उसको संरक्षित करने का अधिकार पुरातत्व विभाग को ही दे दिया गया। और 1904 से और 6 के बीच में ये सारी जिम्मेदारी भी पुरातत्व विभाग को दे दी गई। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए, धरती पर जीव का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? अब ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि धरती का जन्म नहीं, कंफ्यूजन है क्वेश्चन का, आगे क्वेश्चन और आएगा। धरती पर जीव का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? धरती का विकास तो लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले ही हो चुका था, लेकिन धरती तो कहा जाता है कि भी आग का गोला। उसके बाद शुरुआत हुई हिमयुग की। तो स्थिति क्या आती है कि अगर हिमयुग आ गया तो समस्या क्या हो गई कि धीरे धीरे पूरी तरह से ठंडा हो गया। सर्वाइव तो हमको नहीं लगता है कि कोई कर पाएगा। पृथ्वी तो आ रही है बहुत पहले से, लेकिन कुछ समय के पश्चात पृथ्वी पर गर्म समुद्रों में, यानी जब धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू हुई तो गर्म समुद्रों में कुछ सूक्ष्म जीवों का विकास होता है और उसका लगभग काल 72 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? तो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हमने आपको बताया अभी कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो इसमें 450 करोड़ वर्ष पूर्व का ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? 450 करोड़, तो इसका मतलब कि 1 करोड़ 100 करोड़ में 1 अरब, तो 400 करोड़ में 4 अरब और 50 करोड़ वो बचा है, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, अब देखिए अगला पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि होमो इरेक्टस मानव किस काल से संबंधित है? यानी होमो इरेक्टस, होमो का मतलब क्या होता है? स्पेसीज है, और होमो इरेक्टस मानव किस काल से संबंधित है? क्योंकि यहां पर एक जानकारी और देना चाहेंगे आपको कि होमो इरेक्टस की 2 प्रजातियां थी। 2 प्रजातियां कौन कौन सी थी? एक था पीकिंग मानव और एक था जावा मानव। तो दोनों की स्थिति ऐसी है कि दोनों नरभक्षी थे, यानी दोनों नरभक्षी थे। अब दोनों नरभक्षी होने के साथ साथ देखिए ये जो है ये 2 जगह पर विकसित होंगे। एक जावा द्वीप, इंडोनेशिया और जावा देख ही रहे हैं, दूसरा पीकिंग, तो इन्हें जावा मानव और इन्हें पीकिंग मानव कहा जाता है। ठीक है, इरेक्टस का मतलब सीधा, ऐसे मानव जब मानव का विकास हो चुका था जिनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो सकती थी, यानी कि वह मानव जो पूरी तरह से सीधा खड़ा हो सकता था उसे इरेक्टस, होमो इरेक्टस कहा गया। और ये जावा द्वीप और पीकिंग, जो चाइना की वर्तमान में बीजिंग राजधानी है, उसी का पुराना नाम क्या है? पीकिंग है। तो ये जो प्रजातियां हैं ये 2 जगह पाई गई, एक इंडोनेशिया द्वीप के पहले जावा और दूसरा चाइना की राजधानी बीजिंग में, जिसका पुराना नाम पीकिंग था। तो ये सब विकास हो रहा है किसका? मानव का। तो मध्यपाषाण काल में तो मानव तमाम कार्य कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी? यानी ये भी पुराना ही मानव है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कैस्पियन सागर से मानव की कितनी शाखा आगे बढ़ी? जब धीरे धीरे मानव का विकास प्रारंभ हुआ तो मानव का विकास प्रारंभ होने के साथ साथ मानव के अंदर, क्योंकि निएंडरथैल मानव एक ऐसा मानव था जिसके अंदर श्रम विभाजन यानी लेबर क्लासिफिकेशन की बात आती है। उनके वो क्या करते थे, अपने जो लोग मर गए थे उनको दफनाते थे, यानी दफनाने की परंपरा, और उनके साथ उनकी जो प्रिय वस्तुएं थी उनको भी वो ले जाते थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये फील होता था कि आत्मा है, यानी पारलौकिक जीवन पर वो विश्वास करना प्रारंभ कर दिए थे। तो स्थिति आती है कि समाज का वर्गीकरण और संस्कृति का प्रभाव तो हमें निएंडरथैल से ही मालूम होने जाता है, यानी कि जर्मनी के निएंडर नदी घाटी के पास वहां पर जो मानव के साक्ष्य मिले उन्हें निएंडरथैल मानव कहा गया। अब धीरे धीरे इनके अंदर भाईचारे का भी विकास होने लगा, तो ये 3 दुनिया में फैले। कहाँ? एक तो आ गए एशिया में, एक चले गए अफ्रीका में और एक यूरोप में हो गए। तो स्थिति क्या आती है कि कैस्पियन सागर से, क्योंकि अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका तो कहाँ कैसे जा पाएंगे, उनके लिए व्यवस्था भी तो चाहिए। ठीक है, तो स्थिति क्या आती है
कि ये लोग फैले, तो कितने, एशिया, उसके बाद यूरोप और अफ्रीका, तो कितने लोग हैं, 3 हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक थे। यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि जब इतिहासकार का नाम लिया जाता है, यानी कि इतिहास की बात आती है, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, लोगों की स्वाभाविक सी बात है कि कार्य करने के कारण उन्हें पुरातत्वविद कहा जा सकता है, लेकिन वो अपने पेशे से एक भूवैज्ञानिक थे, यानी जियोलॉजिकल व्यवस्था में जुड़े हुए थे, न कि पुरातात्विक व्यवस्था में जुड़े हुए थे। अब यहाँ स्थिति आती है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के, ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के जनक कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में खुदाई का कार्य जो है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें प्राचीन भारतीय उत्खनन करने का श्रेय दिया जाता है और इन्हें जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्या होंगे, पुरातत्वविद भी ऑप्शन दिया है, गलती मत करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा क्या, भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेनगहेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया। ध्यान रखिएगा, त्रियुगी विभाजन का मतलब क्या, देखिए, पहला स्टोन एज, दूसरा ब्रोंज एज और तीसरा आयरन एज। ठीक, पहली चीज तो देखिए, कोपेनगहेन संग्रहालय कहाँ है, डेनमार्क में, यानी ये कोपेनगहेन म्यूजियम है। इसमें जो सामग्री आई उसमें स्टोन, ब्रोंज और आयरन। तो भारत की स्थिति देखेंगे कि हम लोग पाषाण काल में क्या पढ़ते हैं, स्टोन, ठीक है, और उसके बाद कांसा में पूरी हड़प्पा सभ्यता पढ़ डालते हैं आप, तांबा और टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग किया जाता है, यानी बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि बीच में ताम्र पाषाण काल भी आया था, तांबे का भी प्रयोग किया गया था, लेकिन उसे नहीं लिया गया क्योंकि वो छोटा टाइम पीरियड था। लेकिन कांसे का प्रयोग क्या है, हड़प्पा की पूरी संस्कृति में होता है और वो आगे भी तो चल रहा है। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि 1000 BC के बाद लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। अब जब लोहा बन गया तो इसका मतलब युद्ध की परिस्थिति, तमाम हथियार, तमाम औजार, यानी क्षेत्र का विस्तार, ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो स्टोन में पाषाण, ब्रोंज में हड़प्पा और आयरन तो आज तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉगर्सन थॉमसन, यानी जॉगर्सन थॉमसन ने डेनमार्क के कोपेनगहेन संग्रहालय में रखे पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया है, तो थॉमसन होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के स्थल हैं, यानी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि अजंता और अमरावती और बाघ की गुफाएं, ये गुप्तकाल, ये सारी चीजें आ रही हैं। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन जो बताया था कि जो पाषाण काल के लोग रह रहे हैं उनके रहने की प्रक्रिया क्या है, यानी प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा कि अजंता और बाघ की जो ये भी तो हैं गुफाएं, लेकिन ये पूछ रहा है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला, अजंता और बाघ, ये दोनों गुफाएं मौर्य काल से संबंधित रखती हैं। ठीक है, ये दोनों मौर्य काल के बाद, मौर्य के बाद से संबंधित रखती हैं। ठीक, अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए है, ये शुंग कालीन और सातवाहन, तो ये सब तो राजा आएंगे कब, मौर्य साम्राज्य के बाद। तो देखिए अमरावती, उसी तरह से आपको याद हो गया, अमरावती के नाम पूछे तो 2 ऑप्शन रहेगा, शुंग या सातवाहन। बाघ और अजंता की बात करेगा तो मौर्यों के बाद की जो स्थिति आएगी, इसका मतलब एक है बच्चा क्या, भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में स्थित है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं, अब आप तो आराम से लगा सकते हैं, भीमबेटका के शैलाश्रय में, शैलाश्रय का मतलब क्या कि पत्थरों का घर। तो आदिमानव या पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे, कंदराओं में। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूड को हस्त कुठार मिला, यानी हैंड एक्स। ठीक, हैंड एक्स का मतलब क्या? इस तरह का हथियार। अब इधर भी धार है, इधर भी धार है, ये पकड़ने के लिए है, तो ये पत्थर का भी तो हो सकता है। अब स्थिति आती है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर उन्होंने खुदाई की, और वहां जब खुदाई की तो उन्हें जो हथियार या औजार जो प्राप्त हुए वो हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। तो कहां से? पल्लवरम नामक स्थान में। कहां है? मद्रास। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को फूड को मिला। अब यहां देखिए, हम आपको क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि शुरुआत। रॉबर्ट ब्रूस फूड ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान पे प्राप्त किया? बस सीधी सादी बात है, पल्लवरम। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। अब जरा थोड़ा सा इस पे पीछे जो पढ़ाया गया है उसको ध्यान देते हुए जरा इसको पढ़िए। हम 20 सेकंड का टाइम इसमें देते हैं, आप इसको जरा करिए। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल। तो यहां पर देखिए कि नवपाषाण काल में तो परिष्कृत हथियार आ जाएंगे। ठीक है, निम्न नवपाषाण काल वही सारी चीजें हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में आपकी तमाम हथियारों का क्योंकि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक पीरियड यानी लघु के सूक्ष्म हथियार मिलेंगे। और नवपाषाण काल में तो आप बहुत सारी चीजों का आविष्कार कर चुके हैं, यानी ये बाद का है, तो इसमें ये क्या ऑप्शन बचा? क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन मानव प्रजाति है। प्राचीन मानव प्रजाति यानी सबसे पहला मानव कौन सा? रामापिथेकस। पृथ्वी पर सबसे पहला मानव रामापिथेकस। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ समय के पश्चात जहां से विकास की प्रक्रिया एकदम पूरी तरह से प्रारंभ हो जाती है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की बात आती है। तो जावा मानव, होमो इरेक्टस, निएंडरथैल, ये सब तो बात के हैं। इसमें कहा है कि प्राचीन मानव प्रजाति है, तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक है, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, उच्च पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। क्या क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, सॉरी नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन हम पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तो 3 हैं। पूरा पाषाण काल अपने आप में बहुत लंबा समय लिया है, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट होने लगता है, तो इसलिए हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट देते हैं। एक निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा उच्च पूरा पाषाण काल और तीसरा मध्य पूरा पाषाण काल, यहाँ पूरा लग जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला उच्च पूरा पाषाण काल। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब देखिए बागौर के मध्य पाषाण काल से, भाई सीधी सादी बात है, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल की स्थिति दिखाती है। ठीक है, आधुनिक मानव होमोसोपियंस, ध्यान रखिएगा आपका पूर्वज यही है। क्यों? क्योंकि ये इसके पास दिमाग की क्षमता ज्यादा थी। इसके पहले क्रो मैग्नन रहेगा,
तो क्रो-मैग्नन जो है वो पहला मानव था जो दिमाग लेके पैदा हुआ, यानी कि इसकी मस्तिष्क क्षमता बड़ी थी, और उससे एडवांस पैदा हुआ होमो सेपियंस। तो वर्तमान में जो हमारी आधुनिक मानव की प्रजाति है वो क्या है, होमो सेपियंस की। तो इसका जो उपयोग था, क्योंकि ब्लेड, हस्त कुठार और चीपिंग ये सब क्या हैं, ये सब बाद में आएंगी, क्योंकि यहाँ नाम दिया जा रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ स्थिति कुछ और है। सी पर इसको याद रखिएगा। 21 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए और इसमें देखिए, इसमें कुछ और चीजें हैं, मैं आपको बता दूंगा। कह रहा है ब्लेड एवं ब्यूरिन, ब्लेड एवं ब्यूरिन प्रकार के उपकरण, ब्लेड एवं ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं, किस परंपरा के परिचायक हैं। अब देखिए यहां पर ऑप्शन क्या दिया है कि नवपाषाण काल, इसको तो काट ही दीजिए, ठीक। मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथिक कहा जाता है, मध्य पूर्व पाषाण काल उच्च पूर्व। ध्यान रखिएगा ये किसका पार्ट है, देखिए पूरा पाषाण काल हम बता ही दे रहे हैं आपको। पूरा पाषाण काल, इसके 3 भाग होंगे, ए बी, इसमें मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, पाषाण। लेकिन इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा होगा मध्य पूरा पाषाण काल। यहां देखिए पाषाण लगा है, लेकिन यहां पर जब हम करेंगे तो इसे हम लेके चल रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो कह रहा है ब्लेड एवं ब्यूरिन किस प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर ब्लेड और ब्यूरिन की बात आ रही है, यानी एक शब्द डेवलप वाले हैं, तो सबसे ज्यादा डेवलप किसमें हो सकता है आपको, यानी कि पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में, तो यहां उच्च लग जाएगा, और पूरा पाषाण काल किसमें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं, फिर ब्लेड और ब्यूरिन की बात आ रही है, ठीक है। ब्लेड एवं ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं, किसके, फिर वही चीज आ रही है, अभी आपने पढ़ा है, उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति के। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था, पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था। इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं आपके, मैं आपको बता दूं। पुरा पाषाण काल, हड्डी के औजार होंगे नहीं, क्योंकि हड्डी के औजार अभी आप पढ़ के आए हैं। सल्क एवं फलक, ठीक है, ये सब एडवांस वर्जन है। तो बचा कौन, हस्त कुठार, यानी हैंड एक्स। अभी आपने 1863 में क्या है, पल्लवरम नामक स्थान पे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो कि एक भूवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा खोजा गया। तो वो किस काल में चल रहे थे, पूरा पाषाण, क्योंकि प्राचीन इतिहास के जनक कहे जाते हैं। तो प्राचीन इतिहास किसका मतलब कि नंबर 1 पे थे, तो काल भी कौन सा था, पूरा पाषाण काल, ठीक है। 25 में देखते हैं, हैंड एक्स, क्लेवर, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण, ठीक है, आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं। हैंड एक्स, क्लेवर, ये निम्न पूरा पाषाण काल के परंपरा के परिचायक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको डिस्कशन करवाया है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिस चैप्टर और इस क्वेश्चन को एक दूसरे से कोरिलेट करिएगा, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से सीक्वेंस बाई सीक्वेंस तैयार करते चलेंगे आप उस चैप्टर को, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बस आपको इसको तैयार रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनने का प्रयास होगा तो आप मेरा इसका लेक्चर वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सारे आपके जुबान पे होंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मध्य पाषाण काल से संबंधित और नवपाषाण काल से संबंधित चीज़ों को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।